हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। मतलब आखिरकार करंट कैसे कंडक्टर में फ्लो करता है। अभी तक पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि हाँ करंट फ्लो कर रहा, करंट फ्लो कर रहा, कैसे जा रहा, क्या हो रहा है। आज हम देखेंगे आखिरकार कैसे फ्लो कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन पहली बार हम लोग जब सुनते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, तो एक वो फील सा नहीं आता है। मतलब वो फील नहीं हो पाता आखिरकार क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानो यहाँ सब कुछ फील होगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, नहीं कंडक्टर मतलब वायर है अपने पास। क्या है अपने पास? एक वायर। ये रहा अपने पास वायर। मतलब एक रॉड मान लो, कोई मान लो, कंडक्टर मान लो है। तो एक चीज़ तुम्हें पता होगी, जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। या फिर तुम इसे बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इसी को तुमने कभी बार सुना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। बहुत सारी बातें इसमें तुम्हें सुनने को मिलती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं जैसे मेटल होते हैं, जैसे सिंपल मान लो आयरन। तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अब थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लूजली मतलब अटैच्ड होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हर एटम से एक या दो एटम निकल जाते हैं। जैसे मान लो Fe इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल आए, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक क्लाउड बनाना। मतलब ऐसे मान लो हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल आए तो ये पूरा क्लाउड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। या फिर इसी को बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र। कहाँ से आता है? जो एटम होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट में से एक या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं इस सी को, इस इलेक्ट्रॉन की सी बनाने के लिए। यही इलेक्ट्रॉन की सी बहुत हेल्पफुल होती है बाकी सब काम करने के लिए। मतलब इसी की वजह से तुम्हें जो करंट फ्लो होता है इसी वजह से होता है। कैसे होता है भैया आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बता दें ना। जैसे मान लो अगर जैसे 1 मीटर क्यूब होता ना, मतलब अगर किसी का इतना वॉल्यूम है, पता उसमें पता कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे कि नहीं? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तुम्हें दूसरी एक बात बता दूं ना, कि इलेक्ट्रॉन की पता कितनी वेलोसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब वही मान के चलते हैं 27-30 डिग्री के आसपास का। देखो उसकी वेलोसिटी होती 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1,00,000 मीटर कवर किया जा सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। देखो मतलब 100 किलोमीटर इतनी वेलोसिटी होती है। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब और कहानी डिटेल में जाते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, दुनिया की हर एक चीज़ मोशन में है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में रेस्ट में नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी चीज़ इस दुनिया की रेस्ट में नहीं है। दुनिया की हर एक चीज़ मोशन में है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब अभी रैंडम मतलब ऐसे ही रखा है, तुम्हारे पास ये मेटल रखा है, ऐसे मान लो मेटल रखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इसका नाम रख देते हैं चिंटू। कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। ऐसे मतलब हर इलेक्ट्रॉन अपने रैंडमली मोशन में घूम रहा है। जैसे सड़कों पे लोग घूमते हैं, मतलब कैसी भी रैंडम में भीड़ होती ना, कैसी भी रैंडमली में घूमते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब
अगर हम हर इलेक्ट्रॉन का एक नाम रखना स्टार्ट करते हैं तो मान लो इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, मतलब ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ढेर सारे अपने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने क्या बताया कि हर इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मतलब हर इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई अपनी वेलोसिटी होगी। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन का नाम है, एक का इलेक्ट्रॉन का नाम है चिंटू, उसकी हम मान के चलते हैं, उसकी मान के चलते हैं, हम रैंडम मान रहे हैं ताकि समझ में आए, 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम है पिंटू, उसकी मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रॉन और है जिसका नाम है चंदा, उसकी मान लेते हैं कितनी है, उसकी मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। मतलब सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में रैंडमली घूम रहे थे। जैसे मान लो इसका U1 हो गया, इसका U2 हो गया, इसका U3 हो गया, ऐसे ऐसे किया। तो हम क्या करते हैं कि हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने क्या किया, U1, U2, U3, U4 डैश 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 और UN, मतलब n मतलब नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है। ये सब वेलोसिटी जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है। देखो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा, एक आदमी ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं इनकी नेट वेलोसिटी निकालूंगा तो मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी। तो देखना एक मतलब एक इस डायरेक्शन जा रहा था, नेट वेलोसिटी में क्या निकलेगी, 0। ये तो सिंपल सी बात समझ में हुई। जब हमने क्या किया, इसकी हमने नेट मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाली। एवरेज कैसे निकाला जाता है कि जितनी भी चीज़ें हों उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैं कहूँगा 2, 7, 3, 1, 4, इसका एवरेज निकाल लो, तो कैसे निकालते हो, 2, 9, 10, 17, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ऐसे ही करते थे कि नहीं। मतलब हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बताता है, वो बताता है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो जब एवरेज वेलोसिटी देखने को मिली तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकली 0। क्यों 0 निकली, क्योंकि एक किसी भी रैंडम मोशन में घूम रहे थे, इनका कोई भी मतलब ओवरऑल नेट वेलोसिटी 0 हो रही थी, इतना जान लो। देखो तो हमने क्या देखा है कि नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, मतलब तुम्हें कोई भी डायरेक्शन में करंट देखने को नहीं मिला, चार्ज किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव करने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेट वेलोसिटी 0, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो हमने क्या किया, कंडक्टर रहा अपना वही, क्या रहा, कंडक्टर रहा वही, मतलब अपने पास ये इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, कहानी वही सेम टू सेम रिपीट करने वाले हैं। आप सुनते रहिए, आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। और हमने क्या किया कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे लिए और फिर हमने लगा दी क्या, आर्मी। हमने जैसी लगाई आर्मी, मतलब भीड़ ऐसे रैंडमली घूम रही थी कहीं भी। कोरोना का टाइम था तो पुलिस वाले आए तो सब एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए। अभी देखा था, कभी देखा होगा वीडियो में, जैसे मुर्गा बना के एक ही डायरेक्शन में सारे दौड़ रहे थे। तो अपन ने क्या किया, यहाँ लगाई बैटरी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये मतलब हम मान के चलते हैं 10 वोल्ट की अपने पास बैटरी है, और अपन ने बैटरी लगाई तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव पार्ट हो गया है। अगर गलती से जन्मों सदियों पहले तुमने पढ़ा था कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो उसमें क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। क्या किया था ना, जन्म सदियां बीत गई होंगी ना, अब इतना कौन याद रखता है। तो हमने क्या किया, इतना लिया, ये मान के चलते हैं, हमें मान के चलते हैं कि एक ये है और एक ये है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तुम कहोगे कि भैया, हम कहेंगे बच्चा, तुम कहोगे भैया, हम कहेंगे बेटा,
तुम कहोगे भैया, हम कहेंगे राजा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में, ई का डायरेक्शन है। अब तुमने एक चीज़ और याद होगी गलती से, क्या याद होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वहीं ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा, कन्फर्म। और जबकि नेगेटिव चार्ज का ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक बात सबसे पहले हमने जानी होगी, अगर कुछ समझा होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और एक चीज़ बता दें कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कभी भी फ्लो नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि मान लो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपनी जगह अटैच रहता है। वो कहानी बाद में बताएं कैसे क्या, अगर पहले से कोई पढ़ रहा होगा तो उसे बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया है कि जस्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, नेगेटिव जाएगी इस डायरेक्शन में। देखो अब तुमने एक चीज़ और गलती से पढ़ी होगी कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर वहाँ कोई हम चार्ज लेके आते हैं, अगर वहाँ मान लो कोई चार्ज होता है, मान लो कोई भी चार्ज होता है, तो वो एक फोर्स फील करता है। क्या फील करता है? वो करता है फोर्स फील। तो क्या करता है? फोर्स फील करता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है, वो होती इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। समझे कि नहीं? तो अब जैसे बात हुई इस इलेक्ट्रॉन की, तो ए मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स फील करेगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो माइनस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम जनरली ई से लिखते हैं, ई इंटू ई। हम मान के चलते कि हाँ जी इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स फील कर रहा है, वो कर रहा है माइनस ई ई। देखो याद रखना है, नेगेटिव साइन इसकी वजह से नहीं आया, तुम सोचो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से। इसका मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कन्फर्म है? हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अगर देखो जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये आपस में कोलाइड भी करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइड भी करते हैं। इस बात का भी याद रखना कि आखिरकार कोलाइड कर मतलब रैंडम डायरेक्शन होता है, आपस में कोलाइड करते हैं। जैसे एयर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं कि नहीं, फिर ये जिग जैग ऐसे मोशन करते रहते, ऐसे ही बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन भी जिग जैग मोशन ही करते हैं। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ इस पे है, इससे टकराएगा, कुछ एक वेलोसिटी अपनी लूज़ करेगा, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। सबका ऐसे ऐसे कहानी होती रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अपन ने इतना जान लिया है। तो हमने क्या जाना कि इस इलेक्ट्रॉन पे सब इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, हमने जाना है उस पर फोर्स लग रहा है माइनस ई ई इस डायरेक्शन में। ये हुआ वेक्टर फॉर्म में। अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है ई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़रा भी कोई डाउट्स, कोई दिक्कत आती है तो एक बार जो नए बच्चे देख रहे हैं वो एक बार हमारे वो लेक्चर देख लें, तो बहुत आसानी से हर चीज़ प्यार से समझ में आएगी, जैसे ये वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं। अपन ने इतना जान लिया है। अपन ने जब फोर्स पढ़ा था तो अपन सबसे पहले एक चीज़ जानते थे बचपन में, फोर्स इक्वल टू द एम ए। देखो फोर्स मतलब जैसे एम जिस बॉडी में फोर्स लग रहा है और वो कितने बॉडी से एक्सलेट या डी एक्सलेट कर रही है, मतलब रिटार्डेशन या एक्सलेरेशन हो रहा है। अपन ने इतना जान लिया था। मतलब अपने पास एक फोर्स का फॉर्मूला है ई ई और दूसरा अपने पास फोर्स का फॉर्मूला है एम ए। ये पहला है, दूसरा है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मान लो एक पॉजिटिव सी प्लेट है, ये नेगेटिव सी प्लेट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएगा तो एक्सलेट करके तो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ एक्सलेशन देखने को मिल रहा है। आखिरकार इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सलेट कर रहा है? देखो एक इक्वेशन अपने पास ही है और एक तो अपनी जनरल है जो न्यूटन अंकल ने दी थी। तो हमने क्या देखा कि ई ई इक्वल टू एम ए। तो हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है ई
ई अपॉन एम। देखो ये एम पता है किसका है, ये है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। ये क्या है, जितने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से, इतने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और ई क्या है, ई है जो इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने से लग रहा है। अगर तुमसे कोई, अब हमने ये देख लिया है, अगर इसे कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना था कि एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म होता है, तो इसे यहाँ लगा देना नेगेटिव साइन। अब इस नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी गेन कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं आगे की। देखो मान लो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, अब अकेला इलेक्ट्रॉन तो, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ इसके दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला, तो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। क्या हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हो गई टक्कर। जब अखियाँ लड़ी बीच बाजार, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की हो गई है टक्कर। तो जैसे ही टक्कर होगी तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी, ये वाला इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी लूज करेगा। मतलब ऐसे हम देखते रहेंगे, पूरा ऐसा कॉलिजन होता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मतलब लेकिन सब जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। समझ रहा है कि नहीं। जैसे अगर मानो, जब अगर पीछे पुलिस डंडा बजा रही हो तो हम एक दूसरे से टकराते ही जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर कभी दौड़ में, मतलब ऐसे देखा कि जब भीड़ एकदम से एक डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट होती है तो एक दूसरे में टक्कर देते जाते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, पीछे से पुलिस वाला इनकी बजा रहा है, डंडे धन 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 पीट रहा है। तो अपन ने इतना जान लिया है। तो मतलब ये इतने शॉर्ट टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी लगे, इसका नाम रख दिया हमने T1। समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे मतलब T1 रख दिया, मतलब फिर आगे आगे बढ़ता रहेगा। इतना इतना अपन ने जान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसमें यहाँ मतलब यहाँ से एक्सलेट करना स्टार्ट हुआ था, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, फिर जाके यहाँ से टकरा गया, तो फिर इसकी वेलोसिटी घट गई। तो ऐसे ए से भी मतलब इतना T1 टाइम लगा। अपन ने इतनी कहानी समझ ली, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यार तुम लोग बच्चे इस तरीके कुछ पूछते नहीं हो। तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि भैया ये बताइए कि इनके पास आखिरकार वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, आखिरकार ये रैंडम मोशन में कैसे मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में अगर कंडक्टर रखा है तो तब भी उसके पास वेलोसिटी होती है, और वो किसकी वजह से वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब जो टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास वेलोसिटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में से उल्टे सीधे कहीं भी घूम रहे हैं ना, आखिरकार वो उनको इलेक्ट्रिक मतलब मूव करने के लिए उनके पास वेलोसिटी कहाँ से आ रही, वो आ रही थर्मल एनर्जी के से। तो हम लोग इतना चीज़ समझ चुके हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, अब सीधी सिंपल सी करते हैं कहानी। अब हमें पता लगाना है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपन को पता लगानी क्या होगी। और हम मान के चलते हैं कि ए इसके पास थर्मल वेलोसिटी थी। क्या थी, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी इसके खुद के अपने पास थी, मतलब इसकी थर्मल वेलोसिटी मान लेते हैं हम, क्या इनिशियल वेलोसिटी इसके पास इतनी थी, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे U1 से। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ए से बी तक जाने में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 लिख लेते हैं, ऐसे सिंपल सा, मतलब इसको T1 ही मान लेते हैं, क्यों बच्चे कंफ्यूज क्यों हुए, बाद में अपन रिप्लेस कर लेंगे, घबराना नहीं है। ए से लेके बी तक जाने में T1 टाइम लगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x डिस्टेंस है, इतना टाइम लगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी U1, इसकी फाइनल वेलोसिटी तो मैं निकाल ली है, और इसका एक्सेलरेशन तुम्हारे पास गिवन है। तो अगर गलती से उस जन्म की अगर याद हो, पिछले जन्म की बात अगर याद हो, अगर आप इतने मतलब शक्तिशाली हैं, आप में अगर इतना बुद्धि है, तो पिछले जन्म में अपन ने पढ़ी होगी कि B = AT + U, 3 मोशन के इक्वेशन होते हैं। U2 B = AT + B = AT + U, S = UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। अपने पास 3 मोशन की इक्वेशन थी, तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है फाइनल वेलोसिटी। और अपने पास टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। तो बताओ राजा बेटा, तुम कौन सा लगाओगे? तुम कहोगे देखो ये वाली नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसमें तो फाइनल वेलोसिटी का ही फॉर्मूला नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक आ रही होगी, दूसरी आ रही होगी। ये वाली इक्वेशन हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें है डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपन के पास पता नहीं है। अपन लगाएंगे पहली वाली इक्वेशन। तो पहली वाली इक्वेशन क्या होती है? बी इक्वल टू ए टी प्लस यू। कन्फर्म? देखो, तो हमने लिया और ऐसे कहानी करनी स्टार्ट करी। तो हमने क्या बोला कि B1 इक्वल टू ए टी वन, मतलब एक पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसको T1 से मान के चलते हैं, इसका U1। ऐसे अपने पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सब की अगर अपन निकालना स्टार्ट करें तो इस तरीके से अपन निकाल, और सबका देखो एक्सेलरेशन तो एक सही है, क्योंकि सब एक ही एक्सेलरेशन से मतलब मूव कर रहे हैं। B3 इक्वल टू AT2 प्लस यू डेड अपने पास ढेर सारी इलेक्ट्रॉन की हैं, तो अपन क्या लिखते हैं? जनरल लिख लेते हैं BN इक्वल टू AN प्लस UN। अगर इसी को वेक्टर में लिखना तो कुछ नहीं, वेक्टर ऐसे ऐसे इसके ऊपर तीर कमान लगाते जाओ और वेक्टर बन गया है। देखो लो, वेक्टर बन गया है। अब अपन ने इतनी बात जान ली है। अपन इतनी बात तो समझ चुके हैं। इसी जो टी ले रहे हैं इसको यहाँ ले लेते हैं हम टी टाउ से। समझाएंगे आखिरकार क्यों लेते हैं, उसकी तुम घबराओ नहीं है। देखो ये बेसिकली क्या होता है बताते हैं आखिरकार दो कॉलिजन के बीच का कितना टाइम है। मतलब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का, मतलब कॉलिजन टाइम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि आखिरकार यहाँ से लेके जब यहाँ तक एक्सलेट किया तो उसने आखिरकार कितना टाइम सुकून से चला बिना कॉलिजन के, इसको बोल सकते हैं बिना कॉलिजन। मतलब इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक उसने किया बिना कॉलिजन के, तो कितना वो सुकून से चल पाया बिना कॉलिजन के, अपन ने इतना जान लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इन सब की निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो B इक्वल टू क्या निकालेंगे? B1 V2 V3 डस BN और अपॉन n, मतलब अपन मान के चलते हैं अपने पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मालूम 100 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते तो 100 लिख देते हैं यहाँ, और इससे सबको लिख लेते हैं वेक्टर में। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो जो ये फाइनल वेलोसिटी की जो एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी है ना, इसी को बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तुम क्या बोल सकते हो, एक बात याद रख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। घबराओ नहीं, आराम से डेफिनेशन लग पाएंगे। लेकिन अपन ने क्या किया, अपन ने सस्ती वाली याद रखने के लिए अपन ने लिख ली है, इसे वेक्टर में लिख लिया है। तो अपन ने लिया, अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। देखो अपन को इसे BD से रिप्रेजेंट करते हैं। B1 V2 V3 डस BN, इसके ऊपर वेक्टर है अपॉन n। कन्फर्म है? यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी। इसकी लिखो अपन B1 की वैल्यू क्या थी? तुमने कहा U1 भैया प्लस A, और इसे टाउ 1 लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से, देखो थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन है। बस इतना ही तरीका थोड़ा अभी समझो है। देखो इतने की लिख ली है। अब इसकी लिखो U2 A और टाउ 2, फिर इसकी लिखो U3 A टाउ 3, और ऐसे ऐसे तुम सब की लिखते जाओगे। तो इसे सब में अपन वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, और अपॉन n। समझे कि नहीं? देखो इतनी तो बात तुम्हारे दिल और दिमाग में समझ में आ गई है। हम क्या करते हैं कि U1 U2 को अलग कर लेते हैं। U1 U2 U3 डैश UN। कन्फर्म? और E को कॉमन ले लेते हैं
टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4 और प्लस डेडेडस टाउ n और अपॉन n। अपन अब और लाते हैं u1, u2, u3 डेडेडस un अपॉन n प्लस a टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ डेडेडस टाउ n अपॉन n। अब एक चीज़ तुम्हें याद होगी, सदियाँ हो गई होंगी पढ़ते पढ़ते, कि इनिशियल वेलोसिटी की तुम एवरेज जो वेलोसिटी निकालते हो उसका वैल्यू आती है 0, क्योंकि ये क्या है, ये थर्मल वेलोसिटी है और थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ रही थी क्योंकि वो रैंडम मोशन की वजह से देख रहे थे। और इसकी वैल्यू पर ने क्या निकाली, ए जानते हैं। इस टाइम को हम पूरा लिख लेते हैं क्या, इस टाइम को, इसका एवरेज निकाल के हमने लिख दिया है टाउ, मतलब इतने पूरे की वैल्यू हमने लिख दी है सिंपल सी टाउ, क्या बोलते हैं टाउ। तो अपन ने ऐसे लिया और टाउ में लिख दिया है, मतलब अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ रही, वो आ रही है ए टाउ, क्या है ए टाउ। देखो ए आखिरकार क्या है, ए है एवरेज टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब एक के तुरंत के सक्सेसिव कॉलिजन। अभी इसको इस तरह और समझाते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें टकराया होगा तब फिर इसमें फिर बड़ा होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की पहुँचने की टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिखते हैं, लिख लो। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम की। अब मैं तुम्हें इतना जान लिया है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि जनरल जो मोस्ट कंडक्टर होते हैं ना, जो मतलब जितनी जनरली टाइम होता है, जो वो टाउ की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड। बट आप सोचो 10⁻⁻14 मतलब 1/10⁻14 मतलब 1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इतने टाइम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर जाते हैं बेटा। सोच लो, अब इतना सेकंड लगता है टाइम सिर्फ, मतलब दिमाग खिसक जाएगा सुनते ही साथ। तो मज़ेदार है ना। तो अपन ने क्या निकाल लिया, अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया कि बी डी इक्वल टू ए टाउ। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर तीर का मान लगा दो और डायरेक्शन का याद रखना पड़ता है, ए टाउ। ये वेक्टर क्वांटिटी टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अपन एक गलती से अगर याद रह गया तो अपन ने जाना था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी डी इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ई अपॉन एम और टाउ। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं, ऊपर तीर का मान लगा और यहाँ लगा दो नेगेटिव डायरेक्शन। इस नेगेटिव डायरेक्शन का क्या मतलब, इस नेगेटिव डायरेक्शन का ही मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब इसमें और इन दोनों में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और कुछ नहीं है। और इसी बी डी को हम अभी पहले बता चुके थे, इसी बी डी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब अपन लोग क्या करते हैं, सस्ती सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग आखिरकार इतना देख चुके हैं। अगर अब किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत ये आ रहा हो कि भैया आखिरकार ये रियल मतलब क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली जो गेन किया जा रही है ना वेलोसिटी, उसका एवरेज है। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर कुछ वेलोसिटी गेन करेगी कि नहीं। देखो मान लो यहाँ मतलब 10 मीटर पर सेकंड था, यहाँ से लेके यहाँ तक गेन किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर पर सेकंड हो गया है। जब इसमें कोलाइड हुआ फिर उसकी घट के 10 मीटर पर सेकंड हो, मतलब इतना बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो बी डी का अपने पास फॉर्मूला आ गया है, ई
ई और टाउ अपॉन एम। तो अब तुम्हारे पास इतने सारी बात आ गई हैं। आखिरकार ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यही आ गया दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं। देखो बी डी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करती है किस पे, चार्ज पे, क्या चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम कितने से अप्लाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिलैक्सेशन टाइम, और मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ चार्ज। तो अब तुमसे कई बार पूछा जा सकता है कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी कि प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। तुम देखो ई टाउ अपॉन एम कन्फर्म। और अपने पास दूसरा चीज़ क्या है, ई मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का वही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, ई टाउ अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ऊपर वाली चीज़ मान लो कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, टाउ की वैल्यू भी हम मान के चलते दोनों में बराबर है। तो बी डी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एम ई पे। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा चार्ज का उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मास कम होगा ना उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या देखने को मिलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है प्रोटॉन से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन से। इतनी चीज़ अपन ने जान ली, चार्ज भी जान ली है। अगर चार्ज की वैल्यू अलग अलग करते जाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग होती जाएगी। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इन दो टर्मिनल के बीच में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, बैटरी पे। तो अगर तुम्हें गलती से याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ई बी अपॉन एल। एल जो होता है वो होता है इस के बीच का लेंथ, और जो पोटेंशियल है वो है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता था, याद रखना इस बात को। तो हम क्या देखने को मिलते हैं कि ई की वैल्यू डिपेंड कर रही है बी अपॉन एल पे। तो मतलब वोल्टेज पे भी कर रही है और इसके कंडक्टर की लेंथ पे भी कर रही है। कन्फर्म है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर तुम बैटरी बढ़ाते जाओगे, बैटरी मतलब 10 से 20 करते जाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कोई इसमें दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब कोई बोल रहा होगा भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप यूनिट भी बता दीजिए, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और कोई पूछेगा बताइए ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, हम कहेंगे वेक्टर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये इस जनरली इतना अगर भूल जाओगे ना तो वेलोसिटी इतनी है, समझ रहे कि नहीं। अब हम बात करते हैं इस टाउ के ऊपर जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू इन्वर्सली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इसका मतलब है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी डी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंसी किस पे, टेम्परेचर पर। कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टर का तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ पे भी होती है, कंडक्टर की लेंथ पर भी। इतने फैक्टर हो गए हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू उसके वोल्टेज पे करती है। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। देखो अपन अब क्या करते हैं, सिंपल से रिवाइज कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने क्या पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी भी एक वेलोसिटी होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता रहता है, रैंडम मोशन में करता रहता है और एक दूसरे से कोलाइड करता रहता है। जो उसके पास वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम क्या, थर्मल वेलोसिटी। क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी किससे आती है, वो आती है टेम्परेचर से। फिर हमने क्या पढ़ा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मतलब जब हम बैटरी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके पास आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर क्या कुछ नहीं है, एक प्रकार की एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने की
वेलोसिटी, मतलब यहाँ आया, यहाँ कैसे आया, फिर यहाँ आया, कोलाइड हुआ, इन दो कोलिजन के बीच की जो वेलोसिटी होती है उसका एवरेज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फिर हमने फॉर्मूला जान लिया, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है, ई टाउ एम। ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसे वेक्टर लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव लगा देना, यहाँ तीर लगा देना, यहाँ तीर लगा देना। तो जब हमने यहाँ पढ़ा तो हमने आखिरकार क्या देखा है, हमने देखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी कौन सी अप्लाइड कर रहे हो, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, मतलब आखिरकार टेम्परेचर मटेरियल पे डिपेंड करती है, और कैसा तुम चार्ज ले रहे हो। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एक टाउ पे। क्योंकि टाउ की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंड करती है, तो हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इतना सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होता है B/L। तो इसी बात से हम क्या समझ सकते हैं कि BD की वैल्यू डिपेंड करती है कौन सा तुम वोल्टेज अप्लाइड करो, मतलब बैटरी कितने वोल्टेज की बैटरी ले रहे हो, कंडक्टर की लेंथ क्या है, और उस समय उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। इन तीनों बातों को याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तब जब करे जाएंगे तो हम और भी टॉपिक पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक शेयर करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।